हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। मेरे बच्चे, आज हम बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का वैसे क्वेश्चंस जो आपका आने वाले 20 फरवरी को होने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे बच्चे, आप ये वीडियो आप देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप 90% मैथ्स करने वाले वो वीडियो नहीं देखे हो, जिसका थंबनेल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि वो वीडियो में मैं वैसे क्वेश्चंस को बताया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि हिंदी में भी मेरा क्वेश्चंस मैच हुआ था, तो इस बार इंग्लिश साइंस में भी मेरा क्वेश्चंस मैच होगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, ठीक है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? तो ये ऊर्जा के आदर्श स्रोत निम्नलिखित गुण होते हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे जरूर, ठीक है। क्या गुण होते हैं मेरे बच्चे? चलिए देखते हैं। इसका उष्मीय मान ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका उष्मीय मान जो होगा, ताप जो होगा मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और इनका ज्वलन ताप कम होगा, हाँ ठीक है। ज्वलन ताप जो होगा वो कम रहेगा। इसका परिवहन भंडारण सरल होता है, जो इसको ले जाना ले आना इसका आसानी होती है, ठीक है। और भंडारण भी इसका आसान होता है। यह सुगमता से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और ये पर्यावरणीय हितैषी होते हैं, और ये सस्ते होते हैं इत्यादि। ये रहा आपका ऊर्जा का आदर्श स्रोत। इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। श्रेणी क्रम समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। चलिए, क्या है? कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें सभी सदस्य में एक ही प्रकारात्मक समूह रहता है तथा दो क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर रहता है, उससे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण एल्किल श्रेणी की। तो ये कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रृंखला, मतलब कार्बन से बने हुए यौगिक का एक ऐसा सीरीज, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, सीरीज में ग्रुप, जिसका जो सदस्य रहेगा उसके बीच का जो अंतर रहेगा ना, वो CH2 का रहेगा। जैसे सर आप क्या बोले, मुझे समझ में नहीं आया। देखो बच्चे, CH4 यहाँ पे है, देखो यहाँ पे CH4 है ना, तो यहाँ देखिए आगे जब वो बढ़ा, इसके बीच का C2H6 हो गया, तो C2H6 और CH4 के बीच में कितना अंतर हो गया? CH2, है ना। CH2 देखो यहाँ पे 2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, है ना। तो ये तो बात है। कार्बन यहाँ पे कार्बन एक और बढ़ा, CH2 का अंतर है, मतलब क्या हुआ? कार्बन एक को बढ़ेगा और हाइड्रोजन 2 को बढ़ेगा। तो यहाँ देखो कार्बन एक को बढ़ा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 6 हो गया, 2 को बढ़ गया, है ना। उसी तरीके से देखिए, यहाँ भी कार्बन एक को बढ़ा, यहाँ कार्बन 2 को बढ़ गया, यहाँ भी एक कार्बन एक को बढ़ा, यहाँ कार्बन 2 हो गया। तो इसके बीच का जो अंतर होगा, ठीक है, इसके बीच का जो अंतर होगा ये होगा, इसके बीच का अंतर होगा ये होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, कार्बन के बीच CH2 का अंतर रहता है, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और जो मैंने बोला कि वो वीडियो अवश्य देखना, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि 90% वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में सीधा मिलेगा, इस बात की गारंटी है, इस बात की मेरे बच्चे गारंटी। आप लोग खुद एग्जाम दे के आओगे, ठीक है, एग्जाम दे के आओगे तो आप लोग खुद कमेंट्स करोगे कि सर आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मैच होगा। क्योंकि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है बच्चे, 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप वो वीडियो अवश्य देख लेना। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है। देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे चावल वगैरह, रोटी वगैरह, है ना। तो उसको जब खाते हैं तो उसको क्या होता है? वो टूटता है, तो वो ग्लूकोज बनता है, एक एनर्जी बनता है, ठीक है, एनर्जी बनता है। ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या करता है? ऊर्जा देता है। ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में रहेगा ना, तो ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या, एक एनर्जी देगा। खाते पीते हैं तब तो हमें एनर्जी लगता है ना। आप चाउमीन खा के रहो 3 दिन, डेली चाउमीन खाओ 3 दिन, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक आप कार्बोहाइड्रेट वाला अनाज खाओगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी। वही बोल रहा है कि ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो वही उसी प्रकार, अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, अर्थात श्वसन को ऊष्मा अभिक्रिया करते हैं। तो श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा निकलती है, उसलिए क्या बोलते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अगला सवाल हमारे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओजोन क्या है? यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ओजोन, ठीक है, O3, ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना एक अणु है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन O3, है ना। यह प्राकृतिक वातावरण में पाया जाता है, जिसका अनुसूत्र है वो O3 होता है। ओजोन घातक पराबैंगनी विकिरणों को सुख लेता है, जो पृथ्वी तक आने नहीं देता है। इस प्रकार ओजोन परितंत्र की सुरक्षा का छतरी का कार्य करता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, ओजोन क्या है? ओजोन मेरे बच्चे है, ओजोन जो है ऑक्सीजन परमाणुओं से बना, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है। क्या है? एक अणु है। ये क्या करता है? यह वातावरण में पाया जाता है, और जो सूर्य का जो डेंजरस किरण आती है ना,
वो क्या करता है, उसको छाक लेता है, सोख लेता है और अच्छी अच्छी किरणों को पास करता है। जैसे अगर आप आटा में कीड़ा लगता है, ठीक है, मान लेते हैं आटा में कीड़ा लगता है, तो आटा को अगर आप छानते हो चलनी से, ठीक है, चलने से उसको चालते हो तो आपको कीड़ा क्या रहेगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो गलत चीज़ें हैं वो ऊपर आ गया, बाकी फ्रेश चीज़ें नीचे आया था ना, आटा आ जाता है ना। उसी प्रकार से सूर्य की किरणें जो होती है, जो गलत किरणें होती है, जो डेंजरस किरणें होती है, वो आपका क्या होगा, वो आपका सोख लेगा, ऊपर रह जाएगा, और जो अच्छी किरणें होगी वो नीचे आ जाएगी, वही बोरा पृथ्वी पर आ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा का क्या लाभ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के गर्भ में मौजूद गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहता है, ठीक है। पृथ्वी में जो मौजूद होता है, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी होता है, मौजूद होता है ऊर्जा को, उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। यह प्रदूषण मुक्त होता है, बहुत कम लागत पर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, ऐसा आप लिख लेंगे। अगला सवाल यहाँ पे, प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे करते हैं, प्रतिरोध किसे करते हैं मेरे बच्चे, जो धारा के प्रवाह में क्या करता है, रुकावटें पैदा करता है, वही तो प्रतिरोध है। जब करंट हम पास करेंगे तो उसमें जो रुकावट पैदा करेगा वही हमारा क्या है, प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है ना। प्रतिरोध कैसा है, मात्रा लिखिए, ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही सवाल है कि किसी कंडक्टर पर किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसका जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है, वर्णन कीजिए। तो ये वह कारक जो चालक तार में प्रभावित धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध करता है। ये सही बात है। किसी भी कंडक्टर में जो करंट पास होती है, धारा पास होती है, धारा प्रवाहित होती है, उसके बीच में अगर कोई रुकावटें पैदा करता है तो उसे क्या बोलते हैं, विरोध करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। रोध, रोध क्या होता है, रोध करना, रोकना, है ना, करंट के प्रवाह को रोकना। इसका ऐसा मात्रा ओम होता है। किस किस बातों पर निर्भर करता है, चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। चालक की लंबाई पर, ठीक है, चालक की लंबाई पर, जितना ज़्यादा उस तार लंबा होगा, कंडक्टर लंबा होगा ना, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लंबा तार लोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप लंबा तार लोगे उसका रुकावटें उतना ज़्यादा बढ़ेगा, अर्थात प्रतिरोध चालक की लंबाई का समानुपाती होता है। बिल्कुल सही है। चालक तार की मोटाई पर, चालक की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध घटता है और मोटाई के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। क्या है कि चालक तार जो होता है ना, तो मोटाई जब उसका बढ़ेगा, किसी तार का मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। मोटाई जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। आपके घर में जो लाइन आता होगा, ठीक है, आपके घर में बिजली आती होगी, आप अरे यार आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लो ना, आपके घर में जो बिजली आती होगी तो आप देखना जो तार से बिजली लिया गया है ना, वो देखना हल्का मोटा हुआ रहेगा, हल्का मोटा हुआ रहेगा। क्यों रहता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, जो घर में जो मेन लाइन आता है वो सही से आ जाए, है ना। तो वही तो है। और जब मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, इसका वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट बढ़ते हैं, चालक तार की प्रकृति पर, ठीक है। चूंकि विभिन्न चालक तार का प्रतिरोध विभिन्न होता है, इसलिए चालक तार का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि जो चालक तार, जो कंडक्टर वायर होगा, ठीक है, जो तार होगा, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अब एल्युमिनियम का प्रतिरोध अलग होता है, चांदी का प्रतिरोध अलग होता है, कॉपर का प्रतिरोध अलग होता है। चांदी में ना एकदम नाम मात्र प्रतिरोध होता है ना, कॉपर, सबका प्रतिरोध अलग अलग होता है, सबका प्रकृति के हिसाब से अलग अलग होता है, अलग अलग बात पे निर्भर करता है, ठीक है। चालक के ताप पर, चालक पदार्थ का ताप बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी भी तार को अगर हम गर्म कर देंगे तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है, करंट रुकावटें आ जाएगी। अपवाद में यहाँ पे जर्मन, सिल्वर और मैंगनीज है, ठीक है। तो आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। आनुवंशिकता में डीएनए की भूमिका बहुत अहम है, ठीक है। आनुवंशिकता में डीएनए आप लोग कितने बच्चे डीएनए का फुल फॉर्म जानते हो? अभी मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, आप लोग कितने बच्चे डीएनए का फुल फॉर्म जानते हो? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। फुल फॉर्म हम नहीं बताएंगे बच्चे। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि डीएनए की जो भूमिका होती है आनुवंशिकता में बहुत ज़्यादा होती है। यह आनुवंशिकता जानकारी को संग्रहित करता है, ठीक है। आनुवंशिकता जानकारी को क्या करता है, संग्रहित करता है। जैसे किसी का माँ बाप देखना, अगर छोटा होगा ना, नाटा होगा ना, तो वो क्या होता है, उसके डाटा को संग्रहित कर रहा है कि हाँ, जो डीएनए होता है वो संग्रहित कर रहा है कि वो जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसका क्या है, वो उसकी लंबाई छोटी है ना, छोटी है। तो क्या कर रहा है, वो डाटा को संग्रहित कर रहा है ना, और अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। उसका पुत्र भी क्या होगा, छोटा रहेगा, बौना रहेगा, है ना। वैसा है, जिसका माँ बाप छोटा रहता है, जिसका माँ बाप लंबा रहेगा, जैसे पापा लंबे होंगे तो देखना उसका बेटा भी बहुत लंबा होगा। कैसा होता है ये डीएनए की वजह से होता है ना। डीएनए में जीन होता है जो प्रोटीन के निर्माण के लिए निर्देश होते हैं। देखिए डीएनए में क्या होता है, जीन होता है जो प्रोटीन का निर्माण के निर्देश देते हैं, प्रोटीन बनाते हैं वो, ठीक है। ये प्रोटीन जीव के विकास वृद्धि कार्य को नियंत्रित कर, आपको पता होगा प्रोटीन रहेगा तो क्या होगा, इंसानों का विकास होगा, जीव का विकास होगा, लंबा होगा, है ना। बच्चे मम्मी बोलती है बेटा दाल पियो, दाल में विटामिन है, बेटा ये खा, इससे प्रोटीन है, जल्दी जल्दी बड़ा होगा, जल्दी
लंबा लंबा हो जाएगा, इस कैसे बोलते हैं, यही सब है ना प्रोटीन की वजह से। अरे प्रैक्टिकल सोचो, रटना नहीं है बच्चे, आप लोगों को रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप वो लिख देना, ठीक है, एकदम बिंदास, है ना। डीएनए वंशानुगत सामग्री या माता पिता संतानों का अनुवांशिकता को ले जाने में कह रहा है कि डीएनए जो होती है वो माता पिता के से संतानों तक पहुंचाता है, ठीक है। डीएनए जो होती है ना वो क्या पहुंचाता है, माता पिता से संतानों, तो उससे क्या पहुंचाता है, गुण को पहुंचाता है। जैसे जिसका माँ बाप लंबा होगा, बेटा भी लंबा होगा, वही बोल रहा है, उसे क्या पता पहुंचाता है, संतानों तक पहुंचाता है और संचारित के लिए जिम्मेदार है। डीएनए प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए हर जीव को ज़्यादातर कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी सही बात है। विभिन्न जीव रसायनों को संश्लेषित करता है। डीएनए हमारे विशिष्टताओं को निर्धारित करता है, ठीक है। डीएनए जो है वो क्या करता है, हमारे बहुत सारे जो विशेषताएं हैं, जैसे कि हम लंबा है, मोटा है ना, छोटा है ना, ये मेरा बाल वाइट है, ऐसा लिप मेरा, देखिएगा किसी के माँ बाप के आँख के नीचे अगर काला दाग वाला रहेगा ना, डार्क सर्कल, तो बच्चों के अंदर भी डार्क सर्कल रहता है ना बच्चे, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बढ़िया से देखिएगा, डीएनए में निहित सूचनाओं के आधार पर डीएनए अनुक्रम में कोई बदलाव संभावित बीमारी, कमजोरी या अनुवांशिकता लक्षणों को जन्म दे सकता है। डीएनए के कारण क्या होता है, अगर माँ बाप के अंदर बीमारी है तो बच्चों को भी वो बीमारी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, ये जन्म दे सकता है। तो ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समवयवता किसे कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म एक ऐसी घटना जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक रासायनिक सूत्र अणु समान होते हैं लेकिन उसके भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। कह रहा है कि रासायनिक सूत्र जो होगा ना, रासायनिक सूत्र वो बिल्कुल समान होगा लेकिन उसका जो भौतिक रासायनिक गुण होगा ना, गुण उसका जो गुण होगा अलग अलग होगा। बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, अरे बच्चे समझ में नहीं आता, उदाहरण देखो ना, देखो C2H6 वो एक क्या होगा, फॉर्मूला हो गया, लेकिन देखो इसका देखो भौतिक और रासायनिक गुण देखो क्या हो जाएगा, C2H6O, C कितना 2 है, एक यहाँ सी एक यहाँ सी, है ना, समझ में आ रहा है, एक यहाँ से लग गया एक यहाँ से लग गया। एच कितना यहाँ पे 6 है, देखिए 3 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, और ओ कितना 1 है 1 यहाँ, मतलब क्या हुआ, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, उसका अलग अलग हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अंतिम क्वेश्चन है पार्श्व संयोजन। मेरे बच्चे ये भी क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने इस वीडियो में 9 क्वेश्चन बताया, कितने बताया मैंने, 9 क्वेश्चन। आप ये सभी 9 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और जो प्लेलिस्ट चेक नहीं किया प्लेलिस्ट देख लेना। और मैंने बताया था, कौन सा क्वेश्चन बताया था, मैंने बताया था कि वो क्वेश्चन अवश्य देख लेना। सर कौन सा क्वेश्चन, वो जो मैं अभी थंबनेल में आपको दिखा था, ठीक है, आपको जो थंबनेल में दिखा था, क्योंकि वे क्वेश्चंस वहाँ से मेरे बच्चे 90% क्वेश्चंस एग्जाम में मैच कर जाएगा, क्योंकि मुझे 3 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरा सवाल मैच करता ही करता है, क्योंकि मैं वैसे क्वेश्चंस को एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, एनालिसिस करता हूँ। मेरा हिंदी का भी क्वेश्चंस 3 दिन पहले ही मैंने दिया था, हिंदी का क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन मेरा मैच कर गया था। तो मैं वैसा ही क्वेश्चन चूज़ करता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ना इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस कोई भी क्वेश्चन को मिस मत करना, वो वीडियो अवश्य देख लेना, ठीक है, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मेरे बच्चे शेयर ज़रूर करना, शेयर कर देना, और फटाफट आप लोग कमेंट करो। कमेंट क्या करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चंस का आंसर चाहिए वो करना, किसी में डाउट है तो। और आपको क्या पूछे थे अभी हम, डीएनए का फुल फॉर्म, अरे बच्चा वालों डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, शेयर जरूर कर देना।